आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं राजीव दीक्षित जी पूरे देश में घूमते रहते हैं और इसके लिए वो किसी तरह का रकम या किसी तरह की राशि वो नहीं लेते हैं और इनका पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है वो सेवाश्रम में इनका जो ट्रस्ट है उस पर चलता है और वहां वो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को वो महत्व देते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। जैसे उसने पहले दिन कहा कि कुम्हारों के लिए और खादी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहां पे सेवाग्राम में किया है और सेवाग्राम से अभी खादी के कपड़े यहां आ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि पूरा का पूरा कपड़ा आप खरीदें। यह राशि राजीव भाई को नहीं जा रही है, यह राशि उन गरीबों को जा रही है, उन जोलाहों को जा रही है जो इसके कार्यबद्ध है। धन्यवाद। आज मैं आपसे बागभट्ट जी के अष्टांग हृदयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय की बात करना चाहता हूं, जिसकी तरफ प्रदीप भाई ने इशारा ही कर दिया। मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था, उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं। और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप बागभट्ट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ। और मन के बाद एक और स्थिति होती है चित्त की, वहां भी स्वस्थ। तो आप मन और चित्त और शरीर तीनों स्तर पर स्वस्थ हैं, ये उनकी भाषा है, निरोगी है। अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है, चित्त स्वस्थ नहीं है, तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको। कुछ न कुछ तकलीफें आप अपने को देने वाले हैं, समाज को देने वाले। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं, ये तभी संभव है जब वात पित्त कफ आपके शरीर में सम है। सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित्त चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है। वात पित्त कफ तीनों दोष हैं। एक तरफ बागभट्ट जी कहते हैं कि ये तीनों दोष हैं, त्रिदोष। लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है, ये भी महत्व की बात है। अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते। वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए। बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो, जब जितनी जरूरत है उतने हो। जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो अभी आ जाएगा कल से, तो जनवरी के महीने में वात जितना चाहिए, पित्त जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा। फरवरी में, मार्च में, महीनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वात पित्त कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा। और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता है, नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही खराब, तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे। ये है जो महत्व की बात समझने की है। तो बागभट्ट जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वात पित्त कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे, उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा, पूरा अध्याय लिखा। उसका नाम है दिनचर्या। दूसरा एक अध्याय लिखा, उसका नाम है ऋतुचर्या। एक अध्याय लिखा आहार द्रव्य का ज्ञान, माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना, आहार द्रव्य का ज्ञान। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज्यादा अध्याय लिख डाले। कुल अध्याय में 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। तो जो दिनचर्या वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे। आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूं और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीप भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप। दिनचर्या के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं कि सामान्य रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिनचर्या तय करनी है, शरीर के हिसाब से। सबके लिए ये जर्नल नहीं है, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है। जैसे मेरे बगल में बाबूजी बैठे हैं तो इनकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी, और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है, भाई या बहन है, उसकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं 3 हिस्से करता हूं। मैंने पहले भी वो 3 हिस्से किए हैं। जवानी शुरू होती है 18-19 वर्ष में, इस देश में ऐसा माना जाता है। बागभट्ट जी के हिसाब से ये बराबर नहीं है, आज माना जाता है। हमारे यहां 18 साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है कि आप में परिपक्वता है। बागभट्ट जी कहते हैं कि जवानी 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे,
13 से 14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग, और 60 साल के ऊपर तीसरा भाग, 3 तरह के लोगों की श्रेणी बना दी जाए। अब इसमें दिनचर्या का ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो 0 वर्ष से लेकर, माने पहला दिन का कोई बच्चा है, वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है। ऐसा कहें, बचपन में कफ बहुत होता है शरीर को, सारा शरीर कफ के असर में ही रहता है। उस समय वात और पित्त दोनों कम होते हैं। पित्त तो थोड़ा रहता है, वात तो बिल्कुल ना के बराबर होता है बचपन में। इसलिए बचपन में 13-14 साल की उम्र तक के किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूं और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया। आना ही नहीं चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो व्यवस्था ये है कि बचपन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा, कफ ज्यादा होगा। जिनको कफ ज्यादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए, हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए, उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए, बाल बढ़ने ही चाहिए, उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए। शरीर सोने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होना ही चाहिए, क्योंकि कफ के असर में नींद बहुत आती है। तो 14 वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी भाई या बहन, बेटा या बेटी 8 घंटे से 10 घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए अनुकूल ही माना जाता है। तो कफ के असर में नींद बहुत आती है, वात के असर में नींद बिल्कुल कम हो जाती है। तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिनचर्या ऋतुचर्या है। फिर क्या होता है कि 14 साल से ऊपर लेके 60 साल तक जवानी मान लीजिए, तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है। 14 साल से लेकर 60 साल तक पित्त का असर होगा। तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में। तो इनके लिए एक तरह की ऋतुचर्या, दिनचर्या। और तीसरा है 60 के ऊपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर। तो 60 के ऊपर उम्र जिनकी हो गई, अब वो मुझे ये कहें कि राजीव भाई घुटने दुख रहे हैं, तो समझ में आता, ठीक है भाई, स्वाभाविक है आपके लिए, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजें स्वाभाविक होती है। तो 60 के बाद जब तक आप जीवित हैं वात के प्रभाव में है, 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उम्र है आप पित्त के प्रभाव में हैं, और 14 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप कफ के प्रभाव में हैं।